हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो आरपीएफ यानी कि आरआरबी दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जो 2019 में पेपर हुआ था, कांस्टेबल का पेपर हुआ था और ये पहली शिफ्ट का पेपर है। एग्जाम डेट भी आपको मिल जाएगी 17/1/2019 का ये पेपर है। तो इस पेपर को करते हैं। ये पेपर करने में हमें प्रॉफिट क्या होगा, ये पेपर तो वैसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बनाया जाता है, आरआरबी द्वारा बनाया जाता है, तो उनके क्या आंसर होते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे हम अपने क्वेश्चन और पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे इसी तरह हम सीरीज से आपको ये प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे इससे रिलेटेड आरपीएफ से। तो आप अगर तैयारी करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखते रहते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे कि इसमें से हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र यानी आपसे कम क्षेत्र वाला, यानी कि इसमें से पूछा जा रहा है कि तो जैसे कि अफ्रीका है, क्या कम क्षेत्र का आपको बताना है, या अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है या यूरोप है, तो इनमें से कौन है। तो वैसे देखा जाए इनमें सबसे जो छोटा द्वीप है तो कौन सा आता है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो यही सही है, इसका आंसर होगा। वैसे इसका जो क्रम देखा जाए तो कागज अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो कैसे एशिया जाता है, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है लास्ट में। और अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया आता है, आपको पता है। फिर इसके बाद अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा लास्ट में आता है, सबसे छोटा वाला एरिया पूछा गया था। फिर इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं आपके आंसर में। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार, इनमें से कौन सा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो देखा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके तहत आता है, ये हमारी यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो फिर इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके रिलेटेड अगर कुछ देखे पॉइंट तो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रसिद्ध है, जैसे खजुराहो का मंदिर, मार्तंडेश्वर का मंदिर, या कामाख्या या दिलवाड़ा मंदिर, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो कामुक की रचना के लिए प्रसिद्ध, अगर देखा जाए कामुक की रचना के लिए, तो खजुराहो का मंदिर है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, वहाँ पर कई सारे यानी कि इमेज और मूर्तियाँ बनी हैं, नर्तक बने हैं, जिनको लोग देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। तो कैसे है ये दोस्तों, नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर है जो कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है क्या, यानी आपको बताना है कि ये तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। जैसे कि आपको परजीवी मिश्रण बोला जाएगा, गर्भ निरोधक मिश्रण बोला, अत्यधिक यौगिक बोला जाएगा, या संपर्शिक बोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संपर्शिक मिश्रण बोला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसका थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं कि समपर्शिक होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो समपर्शिक या समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण किसी भी भाग का संघटक उसके किसी दूसरे भाग के संघटक के समान होता है, और जिनके यानी क्या कहते हैं, अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता, जैसे कि जल में नमक का विलयन। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जो विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे कि पानी और तेल का मिक्सचर। फिर इसके बाद आते हैं हम 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न आता है। अब इसमें से जैसे हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं और ध्यान से पढ़िएगा कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ। देखो क्वेश्चन हर टॉपिक से इसमें से पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एसआई की, तो सबसे पहले आप सिलेबस जरूर देखिएगा। तो जैसे इसमें से क्या आता है, यानी कि भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से, जानकी रागी मिट्टी से, लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, आपको बताना है। तो देखो भारत का जो अधिकांश भाग है वो जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। कह सकते हैं कि भारत में देखो, भारत में चारों तरफ से पानी प्रोवाइड होता है। सिर्फ अगर नॉर्थन एरिया को छोड़ दिया जाए, लद्दाख वद्दाख की तरफ या राजस्थान की तरफ, तो वैसे बाढ़ आ जाती है। देखा जाए तो पूरे हमारे भारत में ज़्यादातर भाग की बात हो रही है, ज़्यादातर किससे, जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। और दक्षिण भारत तो पूरा जलोढ़ मिट्टी में ही रहता है। तो जैसे क्या भारत के अधिकांश,
भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घग्गर, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में क्या कंकड़ नहीं पाए जाते, और जिस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते वो बहुत उपजाऊ होती, काम करने के लिए काफ़ी आरामदायक होती कृषि के लिए। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प कबड्डी से कम संबंधित ये आपको बताना है। तो इसमें से जैसे कि क्या बोलते हैं कॉफी लिखा हुआ है, फिर एक यानी एफिक लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन, एक फीफा लिखा हुआ है, एक बीसीसीआई लिखा है। तो इसका जो सही मतलब होगा यानी क्या है, ऑप्शन ए सही होगा, के यानी AKFAI। अगर इसका देखा जाए तो पूर्ण रूप होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यद्यपि ये फीफा का संबंध फुटबॉल और बीसीसीआई की क्रिकेट से संबंधित है। देखो, अगर इन प्रश्नों से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपके नीचे की जो डिटेल दी गई है तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि डिटेलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, तो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आप सभी ने पढ़ रखा है कब होती है, ये 1885 में हुई थी। अगर आपने पढ़ा है तो ये विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1885 लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में है। तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, एओ होम थे, जो कि दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। देखो, हम संस्थापक के हेड को हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसे फ्रंट पेज पर रखें। तो जैसे एओ होम को हम फ्रंट पेज पर रखते हैं ताकि देखा जाए तो इंडिया के लोग भी साथ थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी भी थे, हेमेश चंद्र बनर्जी भी थे, और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी 72 जब शुरू में कांग्रेस बना था तो 72 लोग इसमें शामिल थे। फिर प्रश्न आता है, क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक खंड है। आणविक खंड कौन सा ये आपको बताना है इसमें से। तो क्या, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन, इनमें से आपको बताना। तो आणविक अगर खंड की बात की जाए तो वो आर्गन है। यह एक क्या है, एक रासायनिक तरीका है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम AR से बोलते हैं, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 18 होता है। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंडन एवं पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन कितनी है, 0.93%, तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस, तीसरी या सबसे अधिक मात्रा गैस है। यह नोट कर लीजिए, पर हो सकता है क्योंकि रेलवे है, कोई साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। फिर इसके बाद प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो कौन सा अलग करता है, जैसे कि 8 बिंदुए, डंकन का सकरा रास्ता, या फिर 10 डिग्री क्रीक, या कोको बे। तो आपने पढ़ा है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है वो अलग करता है 10 डिग्री अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये अगर देखा जाए तो ये संधि क्या है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप को अलग करने वाली क्या है, जनसंधि है। अगर 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। इसमें से फिर हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या, क्षय रोग या टीबी रोग डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, इनमें से आपको बताना है। तो देखो, क्षय रोग होता है, जो टीबी होता है, लोगों को आपको टीबी होता है, टीबी में खांसी वांसी आती है, तो ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी होती है, ठीक है। ये एक क्षय रोग है जो टीबी से एक गंभीर संक्रामक बैक्टीरिया, इससे लोग अगर इनसे दूर रहते हैं तो ठीक है। ये मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को अटैक करता है। अगर यह आम ताव में देखा जाए तो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपसे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या लिखा है, इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगी। माइक्रोबैक्टीरियम यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी लेता है। यह एक संक्रामित व्यक्ति को खांसने और छींकने से फैलता है। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च, यानी कि 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको इसी जगह से मिल गए कि 24 मार्च को भी मनाया जाता है। फिर इसके बाद 11वें नंबर प्रश्न आता है। 11वें नंबर प्रश्न क्या है, 11वें नंबर प्रश्न, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में के दो सतहों की सापेक्षा गति है, क्या गति है, शामिल हो रही है, बढ़ता है, या कोई परिणाम नहीं है, ये संघर्ष है। तो इसका संघर्ष है, अगर एक दूसरे के बीच अगर घर्षण हो रहा है तो संघर्ष आपस में हो रहा है, ये इसका रोल होगा। फिर इसके बाद आते हैं 12वें नंबर प्रश्न आते हैं। 12वें नंबर प्रश्न क्या है, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, और महानदी या गोदावरी या कृष्णा और कावेरी। तो इनमें से आपको बताना है। तो वैसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद इसकी डिटेलिंग पढ़नी उतनी खास नहीं है, मैंने पहले से पढ़ रखा है तो इसमें से कुछ खास मुझे मिला नहीं। अब 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा की बात कर रही है तो लोकसभा में कितने हो सकते हैं। तो अगर लोकसभा में देखा जाए तो 2, 5, 4, 3, तो ये लोकसभा में अगर मनोनीत करें तो 2 लोगों को हम यानी कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, एक एंग्लो इंडिया को बिठा सकते हैं।
फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है और 14 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी व्यक्ति के दोनों संसद भवनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर में वांछित हाल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर सूचित किया है? 30, 10, 14 तो 7 दिन। तो इसको मैंने पहले की भी क्लास में आपको बता चुका हूँ, 10 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर ही। जैसे कि आप यानी दोनों सदन संसद के दोनों भवनों के लिए अगर आपको चुना जाता है तो उनमें से आपको बताना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। तो ये क्या है, ये एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68 एवं संविधान के अनुच्छेद 101, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के अनुसार व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन में वांछित हाल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना होगा। ये कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा 15 नंबर प्रश्न आता है और 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वॉन यानी कि ली घेनो ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो इसमें से आपको बताना है। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश और वनस्पति अगर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने, ये इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन एवं एंथोनी वॉन ने लीवेनहॉक और प्रोटिस्टा एवं बैक्टीरिया की खोज की थी। इसको चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनमें से आप ध्यान लगाइएगा। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है और 16 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जैसे अशोक का स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र, महरौली। इनमें से पूछा कहाँ यानी सिंह कहाँ है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सारनाथ हो जाए। थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। अशोक स्तंभ के वाराणसी, यार वाराणसी में है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें से 4 शेरों चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए अशोक की स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह चक्र क्या है? धर्म चक्र का प्रतीक है। 17 नंबर प्रश्न आता है और 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुद्दी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो कौन सा है? पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, बैग है या रेयान है? तो अगर देखा जाए लकड़ी की लुद्दी में हम लोग ने कुछ केमिकल्स मिला के उसे क्या बनाया, तो उसे हम रेयान बनाए हैं। बाकी ये पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी है। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की, ये देखो ये अब नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, करंट का क्वेश्चन है और ये हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैसे भी आपको नहीं आएगा। हम पढ़ लेते हैं यानी कि 19 नंबर प्रश्न। तो जैसे कि करंट के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दी, तो आप उसको भी देखिएगा। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है, घर कहा जाता है, विमान कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है? तो देखो इसमें से आप ऑप्शन से भी मान देखो, घर कहा नहीं जाता, विमान कहा नहीं जाता, अंतरिक्ष कहा नहीं जाता, तो गोपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देख के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कौन सा, 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जैसे कि 20 नंबर प्रश्न में है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को यानी धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या यानी समझाता है? तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, मेरा जो यानी कि क्वेश्चन है वो आपके दूसरे पेज में। प्रश्न क्या था, तो यानी कम विकास है, सतत विकास है, आर्थिक विकास है या आर्थिक समृद्धि है? तो देखा जाए तो जो अभी हमने वाक्य पढ़ा है वो क्या है, एक सतत विकास है। जैसे कि संधारणीय विकास या तो सतत विकास पर्यावरण एवं विकास एवं पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थायी विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा के साथ विकास को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है और 21 नंबर प्रश्न क्या है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं है, किलोमीटर यानी कि स्क्वायर है, वो सॉरी स्क्वायर नहीं है, इनवर्स है, या किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर क्यूब है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसकी कोई इकाई नहीं, सापेक्ष का आपको कोई इकाई नहीं जिसमें से हम किसी को मापे, तो सापेक्ष की कोई इकाई नहीं है, याद रखिएगा। फिर 22 नंबर प्रश्न आता है और 22 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन ने? तो इसका राइट आंसर जो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये कब का यानी कि कब करवाया था? 1311 के लगभग ईस्वी में कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर क्या, बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ये आपसे पूछा गया। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 यानी कि केल्विन होता है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है और 24 नंबर प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आपको झरना बताना है, यानी कि योसेमाइट फॉल्स है, न्यूक का झरना है, भूरा झरना या एंजेला फॉल्स है। तो देखो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, वन लाइनर मैंने करा भी चुका है। एंजेला फॉल्स है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न आता है, और 25 नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिखा गया है? तो मुंडकोपनिषद, छंदोपनिषद, कठोपनिषद, उपनिवेशन। तो आप सबको पता है जो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्या है? ये हमारे भारत का आदर्श वाक्य है, और ये हमारे तरह से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे किस देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है, और ये किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि अर्थ यानी ये इंपॉर्टेंट अथर्ववेद का मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहीं से प्रश्न बनेगा। 26 नंबर प्रश्न आता है, जैसे कि इसमें से पूछा गया है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो 2000 यानी कि 16 का ये नाम पूछा गया, तो ये है शूटिंग, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी या कुश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओलंपिक पदक सुशील कुमार है वो कुश्ती से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद वैसे नाम तो बहुत हो जाते हैं, अगर देखा जाए खिलाड़ियों में तो कितना याद रखोगे, तो इतना खास याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। फिर इसके बाद नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है ये आपको बताना है, जैसे कि अमरकंटक, मालवा, पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो नर्मदा निकलती है कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से, यानी कि MP से निकलती है, इतना याद रखिएगा, आपके लिए बहुत सही है। और ये किस जिले में? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के पूर्व संधि स्थल से अमरकंटक नर्मदा कुंड से हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। और ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये भी आप बता सकते हो, और पश्चिम बंगाल की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? तो सबसे पहले कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में होकर बहती है, तो याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? जैसे पिट्सबर्ग है, मॉस्को है, ओंटारियो है, लंदन है। तो इसमें से पिट्सबर्ग है जो इन्हें लौह उद्योग के रूप में जाना जाता है, इस्पात उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो इसमें से है। तो पिट्सबर्ग अमेरिका और पेंसिल्वेनिया राज्य स्थित है, जो पिट्सबर्ग शहर दुनिया के लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो मॉस्को की रूस की राजधानी है, ठीक है। ओंटारियो अमेरिका प्रांत की है, और लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में किस नदी का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो किस नदी में सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियार, दामोदर, शरावती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो सबसे जो ऊंचा झरना पाया जाता है वो शरावती झरना है, ठीक है। और ये किस राज्य में बहता है? तो ये कर्नाटक राज्य में बहता है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, ठीक है। और ये क्या है? ये जोग जलप्रपात यानी महात्मा गांधी जलप्रपात भी स्थित है इसमें से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते 30 नंबर प्रश्न आता है, और 30 नंबर प्रश्न क्या है? 30 नंबर है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंग की समानता, कानून के समझ सभी लोगों को समान, समान समुदाय के लोगों के समान, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो अगर देखा जाए मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो वो है कानून के सापेक्ष सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। जैसे कि मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष व्यक्ति के समान, यानी अर्थात कानून विभेद को निषेध करता है, ठीक है। इसका विवरण भारतीय संविधान के मूल अधिकार शीर्ष में 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है इसमें से आपसे जो पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। हाँ, 31 नंबर पूछ रहा है आपसे, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने किया था? समुद्र तट में यानी कि समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन ने फर्स्ट, या राजेंद्र चोल ने, आदित्य करिकाल ने, या नरसिंह वर्मन सेकंड ने। तो महाबलीपुरम जो मंदिर है वो प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किया था, वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अगर थोड़ा डिटेल जाने तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध यानी समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम क्या है? मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मा द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मा द्वितीय जिसे क्या राजा मल्लाह के नाम से जाना जाता है। पल्लव शासक थे, इसके कितने यानी कि 695 से 728 तक शासन किया, जबकि महाबलीपुरम अगर मल्लोपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है? इन डैश को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, केवल अल्पसंख्यकों को, केवल बहुमत भारतीय नागरिकों को, या केवल विशिष्ट समुदाय को? तो इसका देखो आंसर आप लगा सकते हो, सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखिएगा। कुछ इसमें से अनुच्छेद है तो उनको भी देखो लेते हैं, लेकिन जो हमारा सभी नागरिक धर्म की स्वतंत्रता वो 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को दी गई स्वतंत्रता।
अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। और अनुच्छेद 28 शैक्षणिक एवं संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का पूजा से स्वतंत्रता। देखो अगर इसी तरह आप वीडियो या क्लासें अटेंड करते रहोगे तो आपको जो आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न वो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, एक पैक की तरफ मिल जाएंगे। आप वीडियो में ही आप पूरे आर्टिकल सीख जाओगे। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिस ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड है। तो देखो जो लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो आयरन की वजह से होता है। तो इसमें देखा जाए तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल रंग होता है। तो लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी यानी क्या दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी को लोहा, एल्युमिनियम और चूना का अधिक पाया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी को रंगयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब यानी भरी गई थी। तो पहली जो सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, 1873, 1839, 1883 या 1893। देखो इसका जो राइट आंसर होगा 1893 में इस यानी कि परिषद का गठन किया गया था सार्वभौमिक का। ये 1892 द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो सबसे 92 में इसको रखा जाता है, फिर 93 में इसको गठन किया जाता है। ये 1892 में भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। यानी कि ये निर्वाचन पद्धति थी, यानी निर्वाचन प्रणाली भी इसे बोल सकते हैं। ये पद्धति की जगह प्रणाली भी हो सकता है। इसमें से केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम कितनी कर दी गई थी, 16 कर दी गई थी। इस वजह से सोचो कांस्टेबल का पेपर है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर प्रश्न आता है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र में अगर वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है तो दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना या स्लाइडिंग योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, दीर्घकालिक योजना है। जैसे अर्थशास्त्र में अगर वैकल्पिक कार्यक्रम पूछा जाए तो दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है। और लघु अवधि योजना क्या है, अल्प समय के लिए, 1 वर्ष कम से कम होना चाहिए। वार्षिक योजना 1 साल के लिए। स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय के उद्देश्य को बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब जैसे कि कितना है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है कालीबंगा में पाई जाती है, लोथल में पाई जाती है, मेडक में पाई जाती है, मोहनजोदाड़ो में पाई जाती है। जो इसकी कांस्य प्रतिमा पाई गई है वो मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। ठीक है, वो मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। एक मिनट, अब इसमें से देखो जैसे कि कुछ पॉइंट भी देख देते हैं। जैसे क्या है, नर्तकी कांस्य प्रतिमा मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक, ये इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का, ठीक है, एक पुरातात्विक स्थल। यह सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए। इसकी खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये सन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट होता है वो मुझको नोट डाउन या बता देता हूँ, तो आप उसको वो विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद शुक्र अपने अक्ष के से डैश घूमता है। कैसे घूमता है ये आपको बताना। उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व। तो शुक्र ये हमारी पृथ्वी जैसा ही है और ये घूमता है कैसा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। ये कितना 224.7 पृथ्वी के दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या भोर या शाम का तारा कहते हैं। इसको वायुमंडल की 4 स्थलीय ग्रहों में से यानी कि सघनतम है। और दोस्तों इसे यानी कि शुक्र जो यानी कि सबसे चमकीला तारा भी इसे बोल सकते हैं। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष आपको बताना है, बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण या सुरक्षित। तो अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे देखो इतनी समय चुनाव चल रहा है, धर्मनिरपेक्ष की बात तो हमेशा चलती आ रही। तो धर्म लिखा है, फिर आगे निरपेक्ष लिखा है। निरपेक्ष मतलब कुछ नहीं। अब देखो धर्म, इसमें क्या, इसमें से हम सुरक्षित का आंसर लगाएंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का इसमें से कोई धर्म नहीं। अगर सोचो योगी आदित्यनाथ के पास कोई धर्म होता, अगर धर्म को स्पेशलाइज करके वो कुछ करते हैं, तो यहाँ पर और भी जितने धर्म के लोग हैं हिंदू धर्म के अलावा, उनका तो फिर बेड़ा ही गर्म हो जाता। तो इस वजह से यह धर्मनिरपेक्ष हमारा देश नहीं है, हमारा राज्य नहीं है। अर्थात सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता
करता है। राज्य ना किसी धर्म को अपनाता है और ना ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शामिल किया गया है। तो वैसे आजकल की सरकारें देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता पर ज़्यादा विशेष वो लोग ध्यान देते हैं, यानी कि धर्म के प्रति ज़्यादा वोट मांगे जाते हैं। चलो ये पॉलिटी का टॉपिक है, फिर किसी इसमें बात करेंगे। फिर हम 39 नंबर प्रश्न आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसका देखा जाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वह प्रणाली है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था को नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण सरकार द्वारा संचालित व सरकार द्वारा, समाजवादी जो व्यवस्था होती है उसमें से प्राइवेट कंपनी एक भी नहीं होती, वो पूरी तरह गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप निजी व्यक्ति, इसमें से क्या होता है पूंजीवादी में, यहाँ पर पूंजीवादी आ जाते हैं, मतलब कि प्राइवेट। जैसे कि इस समय अडानी अंबानी लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके हाथ ये अगर ये लोग भारत पर सारी यानी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल कर लें तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे देश में लागू हो जाएगी। अब जैसे कि 40 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है कि राज्य का राज्यपाल कौन है? यानी राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, सांसद, कैबिनेट या संसदीय समिति? तो देखा जाए तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो कैबिनेट होगा। अगर राज्य का राज्यपाल कौन है तो वो कैबिनेट है। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है, जिन्हें क्या सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं और राज्य के मुख्य क्या शासक होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? दुनिया का सर्वोच्च शिखर डैश, कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, सलाद यानी सलाद पर्वत या माउंट एवरेस्ट पर्वत? तो आप सभी इसका आंसर लगा सकते हैं माउंट एवरेस्ट पर्वत। इसमें कुछ उतना बताना खास नहीं है, लेकिन ये नीचे पॉइंट है, यानी कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित, ये इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में स्थित, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? किलिमंजारो। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि हम आते हैं कि कौन से 42 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें से 42 नंबर प्रश्न आता है, योग के प्रकारों में अर्ध यानी पदाशन की स्थिति क्या है? यानी कबूतर, टिड्डी, आधा लिली या मेढक? तो इसका राइट योग के प्रकारों में अर्ध पदाशन क्या है? तो अर्ध पदाशन आपको आंसर मालूम है, आधा लिली मालूम नहीं है, ये तो कोई योगा होगा अगर आप करते होंगे तो आप पता होगा। तो हाफ लोटस यानी आधा लिली का अर्थ पदाशन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रेणी, टांगों और क्या टहकनों के आसपास मांसपेशियों में फैलता है। अगर आपको आता है तो ये कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ था। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है, यदि सांसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है कितनी होती? 6 महीने असीम या 6 महीने और 6 सप्ताह? तो देखो यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। यदि सांसद अनुमोदन नहीं करती यानी संसद कोई बैठक नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि हम कितनी बढ़ा सकते हैं? देखो हम पहले 6 महीने करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगर कोई अवधि फिर से बढ़ाई जा रही है तो फिर हम कितने 6 सप्ताह इसमें और ऐड करेंगे, 6 महीने और 6 सप्ताह, ये इतने दिन बढ़ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। फिर इसके बाद क्या है, अध्यादेश ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, इसका सांसद अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। सांसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है। सांसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर रद्द हो जाता है, अगर सांसद द्वारा अनुमोदन नहीं मिलता तो इसको रद्द भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, वस्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित क्या है? शहर, बांध, कैसल, मंदिर? तो अगर वास्तुकला में देखा जाए और पंचायत शैली में देखा जाए तो क्या है, ये हमारा मंदिर है। फिर इसके बाद नीचे पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें से एक केंद्रीय मंदिर होता है, ठीक है, जो 4 अन्य सहायक मंदिरों में से क्या होता है, घिरा होता है। यानी कि आपको एक मंदिर इंपॉर्टेंट होगा और 4 तरफ छोटे छोटे मंदिरों से घिरा होगा। जैसे कि द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य क्या है, ये शैलियाँ हैं। बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों की देखी जाती है, जैसे कि ऐहोल मंदिर और बेलूर मंदिर आदि हैं। फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है और 45 नंबर प्रश्न क्या है, आर्टिस्ट आर्ट यानी कि आर्टिस्ट और जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो किस संस्था से जुड़ा है? डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से, या दोदांग कप से, या अजलन शाह कप से? तो इसका जो राइट आंसर होगा विश्व चैलेंजेस कप से जुड़ा हुआ है। ये शब्द उसके से पूछा गया है, बाकी और कोई उतना खास नहीं है। 46 नंबर है, राज्य परिषद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोगों का घर, विधानसभा, राज्यों की परिषद और सांसद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राज्यों की परिषद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगर देखें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, बाकी उतना अभी मुझे खास तो मिला नहीं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 40 यानी कि 7 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे कि 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
एक मुद्रा यानी एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है, सीमा शुल्क कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना पत्र कहा जाता है या विदेशी मुद्रा कहा जाता है। तो देखो, एक मुद्रा और मुद्रा की तुलना में मूल्य किया जाता है, वो विदेशी मुद्रा में हम विनिमय दर तय करते हैं। जैसे कि भारत की मुद्रा तो अमेरिका में चलेगी नहीं, अमेरिका में तो डॉलर चलेगी। तो जैसे कि यही एक्सचेंज कर लिया जाता है, भारतीय मुद्रा दे के हम डॉलर ले लेते हैं और डॉलर अपनी सरकार से डॉलर लेते हैं और वो डॉलर ले जाके हम अमेरिका में खर्च करते हैं। अमेरिका के लोग जैसे भी क्या है वहाँ जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वो सॉरी भारतीय लोग जब अमेरिका में जाते हैं तो अपना जो रुपया होता है वो वहाँ के लोगों को देते हैं, वो लोग डॉलर दे देते हैं और फिर अमेरिका के लोग वही जो हमने रुपया दिया वो हमें भारत सरकार को वापस कर देते हैं। यही विनिमय दर होता है, जिस तरह मुद्रा का लेखा जोखा होता है। 48 नंबर है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, कबड्डी, जिम्नास्टिक या टेनिस? तो अगर देखा जाए राइडर शब्द किससे जुड़ा है, ये कबड्डी से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 49 नंबर में आता है। 49 नंबर क्या? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, ब्रह्म, विष्णु, शंकर, कृष्ण। अगर खजुराहो मंदिर देखा जाए तो वो शंकर, भगवान शंकर के लिए यानी कि समर्पित है। इसमें से क्या है, खजुराहो मंदिर चारों तरफ तो आपको इमेज मिल जाएगी, लेकिन अंदर भगवान शिव की यानी मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर जिसे मूलतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा यानी धंगदेव चंदेल ने करवाया था। स्थानीय को यानी लोकमत अनुराग कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के नाम पर यानी कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास यानी कि कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न आता है और इस प्रश्न से दोस्तों इस वीडियो का भी लास्ट होता है। फिर इसके बाद हम आपको रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और इसके बाद क्या मैथ का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद जैसे आता है 50 नंबर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसका 50 नंबर प्रश्न क्या आता है, वित्तीय सहायता डैश द्वारा निलंबित की जाती है? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, औद्योगिक बैंक द्वारा या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हमारे भारत की जो पूरा फाइनेंशियल जो पोजीशन कंट्रोल किया जाता है, जो रुपया पूरा कंट्रोल होता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर दिया जाता है, यानी आरबीआई द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब आरबीआई से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, तो पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मौद्रिक वितरण क्या नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारक होता है। विनिमय दर का नियंत्रक होता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। शाखा व नियंत्रण कर देश की मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक की प्रमुख उद्देश्य है। ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने तो हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मैंने बीच में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा ताकि क्लास डिस्टर्ब होती, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।